हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा इंडियन इकोनॉमी का ये 8वां लेक्चर है जिसमें हम कर संरचना के बारे में जानेंगे। टैक्स स्ट्रक्चर हमारे देश में किस तरीके से है। चूंकि हम यह महेश सोलासर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं और वह प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। बताया गया है कि नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे टैक्स कहा जाता है। टैक्स क्या है? यह विभिन्न नागरिकों, देखिए नागरिक की बात की गई है, यहाँ पे नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं, उनको सेवाएं प्रदान करने एवं सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा कुछ शुल्क लगाया जाता है या शुल्क लिया जाता है, उसे ही टैक्स कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? भारत में आयकर सर्वप्रथम 24 जुलाई 1860 ईस्वी को लगाया गया था। तो इनकम टैक्स, किसी के आय पर लगने वाला कर भारत में सबसे पहले कब लगा था? 1860 ईस्वी में। यहाँ पे एक नोट है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि 24 जुलाई 1860 को सबसे पहले आयकर लगाया गया था, इसीलिए 24 जुलाई को आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। आगे है, सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? जैसे सरकार को सबसे अधिक आय कहाँ से प्राप्त होती है, उसमें 3 सबसे अधिक आय के स्रोत के बारे में चर्चा की गई है। तो सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? इनमें से सबसे अधिक GST से प्राप्त होता है 15%, इसके बाद आयकर से 14% और निगम कर से 13%। ये देखिएगा कि GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वहीं आयकर और निगम कर दोनों डायरेक्ट टैक्स हैं या प्रत्यक्ष कर हैं। आयकर से 14% और वहीं निगम कर से 13% टैक्स प्राप्त होता है और GST से 15%। GST क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, जो कि वस्तुओं पर लगाया जाता है। आगे है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? सरकार किस तरीके से व्यय करेगी, कितना व्यय करेगी, उस पर नियंत्रित करने वाला मंत्रालय हमारा वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखती है। आगे है, कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था? जिस तरीके से हमने देखा था ना, आय पर कर या आयकर, आयकर इनकम टैक्स 1860 में 24 जुलाई को सबसे पहले लगाया गया था। उसी तरीके से कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था? तो वह बिहार में 1938 में सबसे पहले कृषि पर आयकर लगाया गया था। तो कृषि आयकर सबसे पहले बिहार में लगा और 1938 ईस्वी में लगा। आगे है, शराब पर उत्पाद किसके द्वारा, उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है? शराब पर उत्पाद कर या एक्साइज ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो शराब राज्य सरकार के विषय के अंतर्गत आते हैं। आगे है, संशोधित मूल्य वर्धित कर, इसे क्या कहते हैं? रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध किससे है? संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध उत्पाद कर से है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कोई वस्तु, जैसे आटा हम लिए, गेहूं, सबसे पहले गेहूं से हमने आटा बनाया, आटा से हम ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड से हम अन्य बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे पिज्जाज बना दिया, अन्य चीज़ें बना देते हैं। तो ये जो उत्पाद हैं, इन पे गेहूं अगर मान लीजिए 20 रुपए किलो है, तो कहीं ना कहीं आटा 30 रुपए किलो या 40 रुपए किलो मिलेगा। वहीं ब्रेड, 1 किलो ब्रेड खरीदने के लिए कम से कम आप 500 रुपए देंगे या 400 देंगे, जो भी रेट हो। तो कहीं ना कहीं मूल्य में वर्धन हो रहा है ना, चीज एक ही है लेकिन उत्पाद में बदलने से उसके मूल्य में वर्धन हो रहा है। इसे ही हम संशोधित मूल्य वर्धित कर कहते हैं। और किस पर लगाया जाता है? उत्पाद कर पर लगाया जाता है। आगे है, किसी कर के लिए, किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वो क्या कहलाता है? वो कराघात या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि
जैसे किसी कोचिंग संस्थान पर कोई टैक्स लगाया गया, अगर वो सीधा कोचिंग संस्थान दे दिया तो है करापात, लेकिन अगर वो अपना कर ऐसे बच्चों से वसूलता है फिर देता है तो वो कहीं ना कहीं कराघात या इम्पैक्ट टैक्स कहलाता है, कि अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, ना कि उस संस्थान पर। तो कहीं ना कहीं ये कराघात की श्रेणी में आता है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इसमें बताया गया है कि किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है उसे इम्पैक्ट टैक्स कहते हैं। आगे है, भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर, जब किसी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है उसके उत्पाद में परिवर्तन से, तो उसे मूल्य वर्धित कर कहते हैं। और उस पर टैक्स लगाया गया कि मान लीजिए 10 रुपए की चीज आप 20 रुपए में बेच रहे हैं तो उस 10 रुपया जो बढ़ा है उस पर टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले मूल्य वर्धित कर पर टैक्स हरियाणा सरकार द्वारा 2005 में लगाया गया था। मूल्य वर्धित कर सबसे पहले हरियाणा सरकार द्वारा या हरियाणा में 2005 में लगाया गया था। आगे है, भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर जिसे हम मैट कहते हैं, मार्जिनलाइज या मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का समावेश कब किया गया था? जो हम मैट बोलते हैं ना, तो उसका मैट का समावेश बजट में कब किया गया था? वर्ष 1996-97 ईस्वी में कहा गया कि न्यूनतम वैकल्पिक कर हो, कम से कम पॉसिबल हो सके तो ऐसा कर लगाया जाए। आगे अब एक नोट है कि सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से भी छूट दी जाती है। न्यूनतम वैकल्पिक कर लिया जाता है, जो मूल्य वर्धित हुआ है उसी पर टैक्स लिया जाता है। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है? तो जीएसटी परिषद एक संवैधानिक पद है, ये संवैधानिक काउंसिल है। इसका चर्चा अनुच्छेद 279 ए में किया गया है। यह संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। जीएसटी के लिए कौन सा एक संविधान संशोधन हुआ था उस समय? 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी काउंसिल से। और जीएसटी काउंसिल की चर्चा संविधान में अनुच्छेद 279 में है, 79 ए में है। कैपिटल ए का अर्थ होता है जो संशोधित करके संविधान में जोड़ा जाता है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में वृद्धि हो तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। जैसे किसी की आय 10,000 है तो उस पर 5% टैक्स लगा, और किसी की 1 लाख है तो उस पर 10% टैक्स लगा। तो आय में वृद्धि के साथ टैक्स में वृद्धि होती है, टैक्स दर में वृद्धि होती है तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। आगे है, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक संस्था है। अर्धन्यायिक संविधान में वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है, लेकिन संस्था कैसी है? ये अर्धन्यायिक कार्य भी करती है, कुछ दंडिक प्रावधान भी करती है। आगे है, कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? कृषि जोत पर कर लगाया जाए, इस पर सुझाव के.एन. राज समिति ने दिया था 1972 ईस्वी में। के.एन. राज समिति किससे संबंधित है? कृषि जोत पर कर से संबंधित है, और यह 1972 में गठित की गई थी। तो कभी भी प्रश्न है कि के.एन. राज समिति किससे संबंधित है? कृषि जोत पर टैक्स लगाने से संबंधित है। आगे है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए होती है। तो ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। याद रखिएगा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कब लाया गया था? 1972 ईस्वी में। आगे है,
भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? भारत में इनकम टैक्स या आयकर की शुरुआत जेम्स विल्सन ने की थी। कब की थी? 1860 ईस्वी में। अभी हमने पढ़ा है कि आयकर की शुरुआत सबसे पहले जेम्स विल्सन ने 1860 में शुरू की। आगे है, वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता, क्या कहलाता है? किसकी बात हो रही है? ऐसे टैक्स की बात हो रही है कि क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता, क्या कहलाता है? आयकर। अब जितना आय है उस पर कर लगेगा, वस्तु के मूल्य में कितनी भी वृद्धि हो जाए। आगे है, निगम कर या कारपोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? निगम कर घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। तो निगम कर कंपनियों पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है, और आयकर भी व्यक्ति विशेष की आय पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। बजट 2022-23 में इस अवधि को एक वर्ष विस्तारित करके 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। ये फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि आधार वर्ष में 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है आयकर। आगे है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर या कस्टम ड्यूटी कहते हैं। आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर कस्टम ड्यूटी या सीमा कर कहलाता है। आगे है, अधिक आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? कर में छूट हो इसकी अनुशंसा केलकर समिति ने की थी। उन्होंने कहा कि जितना टैक्स का रेट है आप उसको कम कीजिए और चीज़ों पर कर लगा दीजिए, लेकिन आप जितना आयकर पर मान लीजिए इतना हाई टैक्स लगा दिया कि लोग उसको चुराने लगे हैं, आप अन्य चीज़ों पर भी टैक्स लगाइए। इसलिए सेवा कर भी आया बाद में। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम नहाई भी कहते हैं, NHAI नहाई, उसमें बताया गया है कि नहाई या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उसके प्रमुख स्रोत उपकर या सेस होते हैं। सेस का अर्थ क्या हुआ कि किसी की आय मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हो गई और अधिकतम टैक्स भारत में 30% लग सकता है, तो क्या होगा? इस 1 करोड़ पर 30 तो लेंगे, लेकिन बहुत फायदा हो गया अपना 30 से उसका 1 करोड़ से 2 करोड़ हो, 2 करोड़ से 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो या इससे अधिक हो, तो टैक्स 30% लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों पर 2% या 5% अन्य पर सेस लगाया जाता है, वही कर कहलाता है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर या सेस कहलाता है। जैसे हम अच्छे कामों के लिए, देश के विकास के लिए या अन्य कामों के लिए किसी पर अन्य कर लगाते हैं, उसे ही उपकर कहते हैं। आगे है, सेवा कर, विक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? सेवा कर, विक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। आगे है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को बनाया गया था। आगे है, व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? जो हानिकारक वस्तुएं हैं उन पर लगाया जाने वाला कर सिन टैक्स, सिन कर कहलाता है। अगर व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर सिन टैक्स कहलाता है। जैसे टोबैको हो गया या शराब जैसी चीजें हो गया, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो सिन टैक्स की श्रेणी में आता है। आगे है, पहली बार
सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? सबसे पहले सेवा कर वर्ष 1994-95 में शुरू किया गया था। सर्विस टैक्स 1994-95 में सबसे पहले शुरू किया गया था। आगे है, कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर अधिभार या सरचार्ज कहलाता है। अब आप सेस और सरचार्ज में अंतर समझिए। जैसे कृषि में विकास करना हो, शिक्षा में विकास करना हो, या फिर देश के डेवलपमेंट के लिए कोई अन्य कार्य करना हो तो सेस लगाया जाता है। और किसी की आय बहुत अधिक हो गई हो और उसके टैक्स के बाद भी उस पर लगाया गया टैक्स सरचार्ज या अधिभार कहलाता है। तो ये अंतर है सेस और अधिभार में। आगे है, बजट 2022-23 में कारपोरेट सरचार्ज या अधिभार, वर्ष 2022-23 में जो बजट पेश किया गया था, कारपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की गई है? वो है 7%। अब सरचार्ज 7% लगेगा। आगे है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा 41% है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें राज्यों के हिस्से के बारे में बताया गया है कि राज्यों का हिस्सा 41% है। इससे पहले 40% था और 45% था। तो अब 41% की बात की गई है। यहाँ पे एक नोट है, उसको हम देखते हैं। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यहाँ 15वें वित्त आयोग की बात हो रही है। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह राशि वर्तमान वितरण पूल के 42% के स्तर के समान ही है। इसमें जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विभाजन के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति को मद्देनजर 1% का आवश्यक समायोजन भी किया है। ये नोट याद रखिएगा कि है उतना ही, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य थे, अब वो 2 यूटीज के रूप में हो गए हैं, तो केंद्र के हिस्से में आ गए हैं और राज्यों की हिस्सेदारी उसमें नहीं है, इसलिए 42% की जगह 41% कर दिया गया। हिस्सा अन्य राज्यों का वही है, जम्मू कश्मीर के अलग होने से 1% डिवाइड किया गया है। आगे है, आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? जब आर्थिक मंदी हो तो सरकार कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना शामिल करता है। अगर सरकारी व्यय अधिक कर देंगे तो लोगों के पास पैसे अधिक हो जाएंगे, तो इससे लोग के पास जब पैसे होंगे तो खरीद बढ़ेगी, इससे मार्केट में तेजी आएगी, तो आर्थिक मंदी को कम किया जा सकता है। आगे है, मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे हम वैट कहते हैं, वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अंत में वैट उत्तर प्रदेश के द्वारा लागू किया गया था। आगे है, भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? भारत में जो वैट मॉडल है, जीएसटी मॉडल, किस वैट मॉडल पर आधारित है? वो है कनाडा के वैट मॉडल पर भारतीय जीएसटी मॉडल का उपभोग वैट मॉडल आधारित है। आगे है, किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? सबसे पहले जीएसटी फ्रांस के द्वारा 1954 में लागू किया गया था। जीएसटी भारत में भले 2021 में आया, लेकिन 2017 में आया जीएसटी, 2017 में जीएसटी आया है, लेकिन सबसे पहले विश्व में फ्रांस के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था 1954 में। आगे है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। देखिए यहाँ पे है, हमसे गलती से हो गया, उसके लिए सॉरी। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से। आगे है, यहाँ पे एक नोट है, हम उसको चलिए नोट को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष
केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि जिन्हें राज्य नामित करते हैं सदस्य के रूप में शामिल होते हैं जीएसटी काउंसिल में। आगे है काले धन को सफेद या वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। हम देखें ना, हमारे यहाँ एक फैटफ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो इन्हीं को ध्यान में रखती है, इन्हीं की वो जांच करती है कि कोई काले धन को किस तरीके से सफेद कर रहा है। सफेद का अर्थ हुआ कि उसको वैध बना रहा है, जिसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। आगे है वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लगाया गया था? मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए 2012 में एंजल टैक्स लगाया गया था। तो एंजल टैक्स किससे संबंधित है? मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। आगे है कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? गार जनरल एग्रीमेंट जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जिसे हम गार कहते हैं, यह कर चोरी करने वालों की पहचान करता है। आगे है लैफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? लैफर वक्र कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। आगे है यहाँ पे एक नोट है कि बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर आरोपित कर को पाइगोवियन कर कहते हैं। अगर बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो तो उन पर लगाया जाने वाला कर पाइगोवियन टैक्स या कर कहलाता है। आगे है प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील कर होते हैं। जैसे आय बढ़ती है तो कर की दर भी बढ़ती जाती है, उसे हम प्रगतिशील कर कहते हैं। आगे अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। एक सीमा के बाद उस वस्तुओं पर कर नहीं लगाया जाता है। सेस या सरचार्ज के अलावा कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, जिसे हम प्रतिगामी प्रवृत्ति कहते हैं। आगे है भारत में मूल्यवर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू की गया? भारत में असीम दास गुप्ता समिति की सिफारिश पर मूल्यवर्धित कर लगाया गया था। तो ये देखिए मूल्यवर्धित कर अभी हमने देखा कि गेहूं, आटा, आटा से ब्रेड, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें मूल्य का वर्धन भी तो हो रहा है, तो उस पर सबसे पहले कर लगाया जाए, इसकी अनुशंसा असीम दास गुप्ता समिति के द्वारा की गई थी। आगे है विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवाद से विश्वास योजना विवादित कर राशि का भुगतान करने से संबंधित है। विवाद से विश्वास योजना है जो विवादित कर राशि भुगतान करने से संबंधित है। आगे है यहाँ पे एक नोट है कि भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष R.J. चलैया थे। R.J. चलैया समिति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित थी। राजा जे चलैया, जिन्हें हम कहते हैं राजा R.J. चलैया, राजा जे चलैया 1993-94 में गठित की गई थी। इन्होंने प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप कर की दर को मत बहुत अधिक बढ़ाइए, कर का दायरा बढ़ाइए कि कई अन्य चीज़ों पर भी आप कर लगाइए। कर बेशक कम हो लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर लगे, ना कि एक ही चीज़ों पर अधिक से अधिक कर लगे। तो उसकी चर्चा सबसे पहले राजा जे चलैया समिति ने की थी। आगे है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम CBDT कहते हैं, इसका गठन कब किया गया था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की स्थापना या गठन वर्ष 1963 में किया गया था। तो CBDT की स्थापना वर्ष 1963 में किया गया था। ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे है इष्टतम करारोपण ऑप्टिमल टैक्सेशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इष्टतम करारोपण का सिद्धांत रैमसे ने प्रतिपादित किया था।
इष्टतम करारोपण का सिद्धांत रैमसे ने प्रतिपादित किया था कि ऑप्टिमल टैक्सेशन हो, मतलब जितना मार्जिन हो सके आप उतने कम से कम टैक्स लगाएं। इससे लोग कम होगा तो देंगे तो अवश्य, ज़्यादा मिलने से अच्छा है, ज़्यादा मिलने के चक्कर में ना मिलने से अच्छा है कम मिले लेकिन रेगुलर मिले। आगे है अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष करों को अनुत्पादक कर कहते हैं। आगे है वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वैट सिद्धांत का प्रतिपादन F1 सीमेंस ने वर्ष 1918 में किया था। आगे है तो वैट सिद्धांत याद रखिएगा, सबसे अंत में हमने देखा था कि यूपी ने लागू किया था। वैल्यू एडेड टैक्स होता है जब मूल्यवर्धन होता है तो उस पर लगाया जाने वाला कर है। इसका प्रतिपादन सबसे पहले F1 सीमेंस ने वर्ष 1918 में किया था। आगे है आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? अगर आय में वृद्धि होती है तो कर की दर में भी वृद्धि को किस कर की श्रेणी में शामिल करते हैं? तो ऐसे कर को हम प्रगतिशील करारोपण कहते हैं। प्रगतिशील करारोपण में आय में वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि होती है। आगे है समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? समसामयिक जो कर होते हैं उनकी श्रेणी में कौन से कर आते हैं? वो हैं सेस और सरचार्ज। समसामयिक कुछ समय के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिए लगाए जाने वाला कर सेस और सरचार्ज की श्रेणी में आता है। आगे है भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? भारत में संपदा कर हो, संपत्ति व उपहार पर टैक्स लगाया जाए, इसका सुझाव सबसे पहले प्रोफेसर केल्डार ने दिया था। प्रोफेसर केल्डार ने कहा कि आप संपदा पर भी कर लगाइए, संपत्तियां होती हैं उन पर भी कर लगाइए, और अगर कोई उपहार लेता देता है एक सीमा से अधिक अगर उसका दर है तो आप उस पर भी कर लगाइए। आगे है केलकर समिति किससे संबंधित है? केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष या परोक्ष करारोपण में सुधार से संबंधित है। तो केलकर समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है। आगे है मोड वैट तथा सेनवैट किससे संबंधित है? मोड वैट और सेनवैट केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। आगे है तो फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे है राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू किया जाता है? तो राज्य स्तर पर वैट बिक्री कर या व्यापार कर के स्थान पर लागू किया जाता है। आगे है बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किया गया था? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स 2005-06 में प्रारंभ किया गया था। आगे है करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या जिसे हम पैन नंबर कहते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर के स्थान पर करदाता पहचान संख्या टिन प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? करदाता पहचान संख्या प्रारंभ करने का सुझाव सबसे पहले प्रोफेसर राजा जे चिलैया समिति ने दिया था। उन्होंने कहा कि करदाता पहचान संख्या होनी चाहिए न कि अस्थायी खाता संख्या। आगे है उनका पैन चलेगा लेकिन आप टिन का भी उपयोग करना चाहिए। आगे है समाधान योजना का संबंध किससे है? समाधान योजना का संबंध कर विवाद से संबंधित है। तो फ्रेंड्स हमारा इकोनॉमी का ये छोटा सा लेक्चर जो कि कर जो टैक्सेशन है उससे संबंधित है कि कर संरचना भारत में कैसी है। चूंकि ये एनसीईआरटी पुस्तक से हम कवर कर रहे हैं, यह महेश अग्रवाल सर के द्वारा सारांश के रूप में समरी बनाई गई है। चूंकि प्रश्नों के माध्यम से दिया गया है तो हम प्रश्नों के माध्यम से जितना हो सका कवर किए हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये इसके क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।